नमस्कार, गुड नून टू ऑल। चलिए जल्दी से सभी उपस्थित हो जाइए। कैसे आप सब? ठीक है ना, मजे में? चलिए जल्दी से सभी लोग उपस्थित हो जाइए। गुड मॉर्निंग नहीं रहा है, 12 बजे से क्लास हो रही है तो अब गुड मॉर्निंग नहीं रहा, गुड नून हो चुका है। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट किया जाए। आज और कल 2 दिनों को मिलाकर हमारा प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आने वाले आर्ट एंड कल्चर को समाप्त कर लेंगे और आगे आने वाले 2 से 3 क्लास में ना कोशिश रहेगी 2 ही क्लास में ख़त्म करने की। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत जो भी आर्ट एंड कल्चर है 2 या 3 कक्षा तो लग जाएगी, उसमें हम पूरे रूप से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही है ना? यहाँ पर भी मैं ग्राफिंग ही करवा रहा हूँ, ग्राफिंग के माध्यम से आप अच्छे से उसको याद रख सकते हैं। तो आशा रखूँगा कि आप लोग अच्छे से उसको कनेक्ट करके दिमाग में बैठाते हुए चल रहे होंगे। ठीक है ना? चलिए, कोई डाउट है पिछली कक्षा से संबंधित? फिर स्टार्ट करते हैं और आज की जो हमारी टॉपिक होगी वो है चित्रकला, पेंटिंग इन एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो भी डाउट होगा दिमाग में रखते हुए चलिएगा। अच्छे से इसको मैंने एक एक चीज़ को कनेक्ट किया है, मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन में भी आप इसको सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा पेंटिंग, हिंदी हो जाता है इसका चित्रकला, है ना? चित्र को कहीं पर बनाना क्या कहलाता है? चित्रकला कहलाता है। और प्राचीन भारत के इतिहास के क्रम में कैसी चित्रकलाएं देखने को मिलती है उन सब की चर्चा करेंगे। इससे संबंधित भी मैंने यहाँ पर पिक्चर को सम्मिलित किया है, तो उसको भी देखते हुए चलेंगे और उससे अंदाजा लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए, चित्रकला की बात करें तो चित्रकला किस चीज़ की जाती है वर्तमान समय में? आप सभी से अगर कहा जाए कि भैया आप पेंटिंग बनाएं, 1 मिनट, रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा, रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा, बात नहीं। वर्तमान समय में अगर आपसे कहा जाए कि किसी वस्तु का आप चित्र निर्मित कीजिए, तो चित्र निर्मित करने के लिए आप क्या बनाते हैं? वही चीज़ बनाएंगे ना जो चीज़ आपने देखा है। जैसे कि साइकिल बना सकते हैं, बाइक बना लेंगे, कार बना लेंगे, मम्मी पापा बना लेंगे, है ना? गर्लफ्रेंड का वो पिक्चर बना लेंगे, फूल पत्तियाँ, गाय भैंस, जो भी चीज़ें आपने देखा, एरोप्लेन भी बनाएंगे, पतंग बनाएंगे, जो भी आप चीज़ें देखेंगे वही तो बनाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर कौन कौन सी क्रियाएं की जा रही हैं उन सब का भी पिक्चर आप बनाएंगे। अर्थात लोग यहाँ पर कबड्डी खेल रहे हैं तो कबड्डी खेलते हुए लोगों का पिक्चर बना दिए, है ना? मान लीजिए वर्तमान समय में बहुत सारे मार्केट लगते हैं, उसमें क्या चीज़, विभिन्न प्रकार की सब्जियां, है ना, मछली, मीट, ये सारी चीज़ें बेचे जाते हैं, इनका भी पिक्चर बना सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जो भी आप
जिस जीवन से संबंधित है, जिन घटनाओं से संबंधित है आप, उसी का पिक्चर आप बनाएंगे। तो इस समय काल के जो भी आपको पिक्चर दिखाई पड़ते हैं, जो चित्रकला के अंतर्गत बनाए गए, वो उस समय के जो भी जीवन शैली थी, उन सभी जीवन शैली को समझाने का अच्छा, अगर देखा जाए तो एक साक्ष्य के रूप में हम देख सकते हैं। चित्रकलाओं के रूप में जो भी उस समय घटनाएं होती थी, जिस प्रकार की चीजें वहां पर उपस्थित थी, जैसे जानवर हुआ करते थे, फूल पत्तियां हुआ करती थी, उन सब का चित्रण यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो चलिए इसी की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें चित्रकला की, तो प्राचीन काल के अंतर्गत जो भी चित्रकलाएं प्राप्त हुई है, वो मुख्य रूप से क्या है? भित्ति चित्र। भित्ति चित्र को हम क्या बोलते हैं? म्यूराल्स बोलते हैं। तो प्राचीन कला अंतर्गत है ना, प्राचीन काल के अंतर्गत जो भी यहाँ पर चित्रकला हुई है, वो कहाँ हुई है? दीवारों पर हुई है। दीवारों को हम बोलते हैं भित्ति, और भित्ति पर जो चित्र बना दिए गए उसको हम भित्ति चित्र कहते हैं। अंग्रेजी में इसे म्यूराल्स कहते हैं। और यहाँ पर म्यूराल्स की अगर बात करें, भित्ति चित्रों की बात करें, तो इसका जो तकनीक होता है उसको हम बोलते हैं फ्रेस्को, है ना। क्या बोलते हैं? फ्रेस्को। और फ्रेस्को के अंतर्गत भी दो तकनीक होती है, दोनों तकनीक अच्छे से समझिएगा, है ना। तो भित्ति चित्र बनाने के दो तकनीक होते हैं, एक को बोलते हैं फ्रेस्को सिको, है ना, एक को बोलते हैं फ्रेस्को शेको और दूसरे को बोलते हैं फ्रेस्को ब्यूनो, है ना। हिंदी में भी लिखना हो तो देवनागरी में ही यही लिखेंगे आप, फ्रेस्को ब्यूनो और फ्रेस्को शेक। दोनों में डिफरेंस क्या है समझिएगा। एक होता है, मान लीजिए दीवार है ना, दीवार पर हमने क्या किया? पहले हमने क्या किया? गीली मिट्टी इस पे क्या किया? पोत दिया। और जब मिट्टी गीली है, यानी कि जिस पर हम पेंटिंग कर रहे हैं, तो जिस पृष्ठभूमि पर हम पेंटिंग कर रहे हैं, जब वो गीले अवस्था में हो, वहां पर जो हम पेंटिंग करते हैं उसको बोलते हैं फ्रेस्को ब्यूनो, है ना। तो फ्रेस्को ब्यूनो क्या हो गया? गीले ग्राउंड पर किया गया पेंटिंग। गीले ग्राउंड पर जो पेंटिंग किया जाता है उसको हम बोलते हैं फ्रेस्को ब्यूनो। ठीक है, ये समझ में आया। फ्रेस्को सेको क्या हो गया? तो भैया एक गीले पे हो रहा है, दूसरा तो सूखे पे हो ना, तो जब हम सूखे ग्राउंड पर पेंटिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रेस्को शेको। ठीक है, तो भारत में जितने भी भित्ति चित्र पाए जाते हैं वो सभी के सभी किस प्रकार के? फ्रेस्को सेको प्रकार के भित्ति चित्र पाए जाते हैं। क्लियर है? दोनों टर्म समझ में आ गए? फ्रेस्को ब्यूनो, फ्रेस्को सेको। ब्यूनो क्या है भैया? तो जो जिस पर हम पेंटिंग कर रहे हैं वो गीली अवस्था में है, गीले ग्राउंड पर पेंटिंग करना। और सेको क्या है भैया? तो सूखे ग्राउंड पर पेंटिंग करना। क्लियर है? तो हमने समझ लिया यहाँ पर भित्ति चित्र, और भित्ति चित्र के तकनीक को भी हमने यहाँ पर देख लिया। अब ये भित्ति चित्र जो पाए गए हैं वो मुख्यतः गुफाओं से पाए गए हैं। हम अगर बात करें प्राचीन काल में जो भी भित्ति चित्र पाई गई है, म्यूरल्स पाए गए हैं, वो मुख्यतः कहाँ? तो गुफाओं से, है ना, मेनली केव से ये प्राप्त किए गए हैं। अब गुफाओं को भी हमने दो प्रकार में देखा था, है ना, गुफा स्थापत्य के अंतर्गत। गुफा दो प्रकार की होती है, एक हो जाती है प्राकृतिक, जिसे नेचुरल बोलते हैं अंग्रेजी में, और दूसरा हो जाता है मानव निर्मित, ह्यूमन मेड बोल लेते हैं अंग्रेजी में। और मानव निर्मित जो था उसको हमने क्या नाम दिया था? रॉक कट केव, है ना, रॉक कट केव, यानी कि हमने क्या किया? रॉक को काटा और काटकर गुफाओं का निर्माण कर दिया। तो गुफा हम देखा दो प्रकार के, एक तो हो गया प्राकृतिक और दूसरा हो गया मानव निर्मित। प्राकृतिक गुफाओं के अंतर्गत अगर हम चित्रकला की बात करें तो भीम बेद में आप देख सकते हैं ना, भीम बेद का क्या है? एक प्राकृतिक गुफा है, अर्थात ये प्रकृति के द्वारा निर्मित है, मानवों के द्वारा निर्मित नहीं है। तो यहां पर हम देख सकते हैं। और मानव निर्मित गुफाओं में देखें तो एक तो हो गया हमारा बाघ और दूसरा हो गया अजंता। ये जो दो गुफाएं हैं, इन दो गुफाओं के अंतर्गत आपको चित्रकलाएं देखने को मिलती है। तो ये समझ में आ गया। अब इसी को हम थोड़ा सा डिटेल में कर लेंगे, हमारा टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन हम आगे टॉपिक पर चलने से पहले फिर ग्राफिक एक बार दिखा देता हूं कि प्राचीन काल के अंतर्गत चित्रकलाएं किस किस काल में पाई गई है। ठीक है, ताकि दिमाग में सारी पृष्ठभूमि आपके बैठ जाए। ठीक, चलिए देखिएगा यहाँ पर ये है, फिर मैंने यहाँ पर रख दिया है क्या क्या समय काल रहा। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें तो प्रारंभिक दौर में जो पेंटिंग की गई वो नेचुरल केव में की गई। अगर पाषाण काल की बात करें तो पाषाण काल में भी लोगों ने चित्र बनाया, और वो कैसे कहां पर बनाया? तो जो प्राकृतिक गुफाएं थी, कहां बनाएंगे भैया? जहां पर वो रहते हैं। थोड़ा वर्तमान समय से देख लीजिए ना, कंपेयरिंग कीजिए। मान लीजिए आप जिस घर में रहते हैं उस घर को जाने के लिए विभिन्न प्रकार की आकृतियां वहां पर आप लगा देते हैं,
वर्तमान में क्या है, फोटो मिलती हैं, फोटोज लगा देते हैं। अब उसमें 3D भी आती है, 2D भी आती है। अपने पसंद के पर भैया हीरो का फोटो अच्छा लगता है तो हीरो का फोटो लगा देते हैं, हीरोइन कोई ज्यादा पसंद है कि बड़े बड़े पिक्चर लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि आपको अच्छा लगे, है ना। वो दीवार है जो प्लेन प्लेन दिख रहा है, उस पर कुछ डिजाइनिंग आ जाए जिसके माध्यम से क्या हो, अच्छा लगे। घर में पेंटिंग करवा लेते हैं। पहले पेंटिंग कैसे होता था, तो एक रूम के जो चार है, नीचे फर्श है और ऊपर क्या है, छत है, तो फर्श को छोड़कर बाकी सभी दीवार समान कलर के हुआ करते थे। वर्तमान में देखेंगे तो एक में से कम 3 दीवार सेम रहता है, एक दीवार पे विभिन्न प्रकार की आकृतियां बना दी जाती है ताकि अच्छा लगे, है ना। छत पे भी विभिन्न प्रकार के डिजाइन बना दिया जाता है ताकि वो अच्छा लगे। तो यहां पर भी देखिए, प्राचीन काल में भी जो लोग थे, है ना, पाषाण कालीन जो थे, उनके द्वारा भी चित्र यहां पर बनाए गए। लेकिन इस समय देखा जाए तो मानसिक उनकी जो थी ना, वो विकसित हो रही थी। अभी जितना हमारा मस्तिष्क वृद्धि कर चुका है उतना वृद्धि उनके पास था नहीं। तो जितनी उनकी सोचने की क्षमता थी, कलात्मक क्षमता थी, उस क्षमता के आधार पर उस समय काल में क्या किया गया। तो इस समय सबसे पहले देखें तो सबसे पहले चरण में जो नेचुरल केव्स थे, उन नेचुरल केव्स में यहां पर क्या किया गया, पेंटिंग बनाया, है ना। इसको हम बोलते हैं रॉक शेल्टर्स, है ना, शैलाश्रय, यानी कि इस शैल में आश्रय लिया जाए उसे हम बोलते हैं शैलाश्रय, है ना। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रॉक शेल्टर। और जहां पर पहले व्यक्ति घर तो ऐसे बनाता था बड़े बड़े, पहले तो जो नेचुरल रहने का स्थान था वहीं पर रहा करता था, जैसे पेड़ के रहता था, प्राकृतिक गुफाएं हैं उन गुफाओं में रहता था, तो उसी को हम क्या बोलते थे, शैलाश्रय बोलते थे, जहां पर मनुष्य अपना आश्रय ले रखे हुए थे। तो प्रारंभिक दौर में जो चित्रकारी हुई वो कहां हुई, नेचुरल केव्स में हुआ, है ना, रॉक शेल्टर्स में हुआ। इस समय काल के जो भी पेंटिंग पाए जाते हैं उसको एक नाम दे दिया गया, है ना। नाम क्यों दिया गया, पहचान के लिए। तो नेचुरल केव्स में जो यहां पर पेंटिंग पाई गई उसको प्री हिस्टोरिक पेंटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, या फिर इसी को नाम दे दिया जाता है स्टोन एज पेंटिंग, पाषाण कालीन चित्रकलाएं। आप मुख्य परीक्षा में प्रश्न उठा के देखेंगे, वहां पर सीधे सीधे प्रश्न पूछा गया है कि पाषाण कालीन चित्रकला के विशेषताओं का वर्णन करें। ये क्लास करने के बाद आप वर्णन कर देंगे बहुत ही अच्छे से, ठीक है ना। तो जो नेचुरल केव्स में जो यहां पर निर्मित किया गया उसका नाम क्या दिया गया, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग या फिर स्टोन एज पेंटिंग। समझ में आ गया। अब इस समय काल में क्षेत्र कौन कौन से रहे भैया, कहां कहां बने ऐसे, तो उत्तर में बने, दक्षिण में बने, दक्कन में बने, इन सभी क्षेत्रों में, है ना। यानी कि उत्तर भारत के अंतर्गत भी निर्मित हुए, दक्कन वाले क्षेत्र और दक्षिण वाले क्षेत्र, तीनों ही क्षेत्रों में इस काल से संबंधित पेंटिंग किए गए। इस समय देखिएगा थोड़ा सा, अगर हम मानवों की बात करें तो यहां पर क्या है, मानव प्राकृतिक अवस्था में अभी, है ना, प्राकृतिक अवस्था, अर्थात नंगे धड़ंगे आया था भैया, नंगे धड़ंगे भी है। वर्तमान समय में पहले क्या था, जानवरों को मारकर मांस खाया करता था, कंदमूल इकट्ठा करता था, अर्थात वही यायावरी और खाद्य संग्राहक का जीवन व्यतीत करता था। मानव जो है अभी भी यही जीवन व्यतीत कर रहा है। और इस समय के अंतर्गत जो भी पेंटिंग की गई उसको स्टोन एज पेंट कहा जाता है। अर्थात मानव की अवस्था क्या है, स्टेट ऑफ नेचर है, मानव प्राकृतिक अवस्था में है। और उसके बाद दूसरा, इसको हमने नाम दे दिया फेज 1। तो फेज 1 के अंतर्गत जो भी यहां पर पेंटिंग पाई जाती है वो कैसे, तो जब मानव अपनी प्राकृतिक अवस्था में था उस अवस्था में इनके द्वारा जो भी पेंटिंग की गई उसको फेज 1 का पेंटिंग कहा जाता है। उसके बाद क्या हुआ, मानव यहां पर डेवलप होता है, मस्तिष्क विकसित होती है और उसके बाद भी यहां पर पेंटिंग किया जाता है। तो यहां इनकी अपेक्षा विकसित मस्तिष्क यहां है तो इनसे बेहतर पेंटिंग यहां पर पाया जाएगा, है ना। तो यहां पर जब मानव सभ्यता की अवस्था में आ जाता है, स्टेट ऑफ सिविलाइजेशन की अवस्था में आ जाता है, ऐसे समय काल में जो भी पेंटिंग किया गया उसको हम फेज 2 कह लिए और उसके अंतर्गत ये सारी चीजें हम देख सकते हैं ना फेज 2 में। अब फेज 2 में कहां कहां पेंटिंग पाई जाती है देखिएगा। तो सबसे पहले देखें तो एक तो रॉक कट केव, है ना, फेज 2 के अंतर्गत रॉक कट केव जो है, यानी कि मानवों के द्वारा जो गुफाओं को निर्माण किया गया काट कर वहां पर पेंटिंग पाई जाती है। तो सबसे पहला देखें तो अजंता पेंटिंग, है ना, अजंता पेंटिंग दक्कन वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। किसके समय काल में, तो सातवाहन और वाकाटक के समय काल में यह पेंटिंग का निर्माण किया गया, अजंता पेंटिंग का। दूसरा देखें उत्तर वाले क्षेत्र में, तो उत्तर भारत वाले क्षेत्र में गुप्त के समय काल में, है ना, गुप्त वंश के समय काल में गुप्त
काल के अंतर्गत यहां पर पेंटिंग की गई, और यहां पर जो पेंटिंग की गई उत्तर भारत में वो बाघ पेंटिंग के नाम से जाना गया, क्योंकि बाघ गुफा में यहां पर पेंटिंग प्राप्त होती है, और यहां अजंता गुफा में पेंटिंग प्राप्त होती है, तो इसे अजंता पेंटिंग कहते हैं और इसे बाघ पेंटिंग कहते हैं। ठीक है, इसके अलावे भी ये तो बड़े बड़े क्षेत्र हो गए, इसके अलावे भी दक्कन और दक्षिण भारत में कुछ लिमिटेड पेंटिंग पाई जाती है, बहुत ही लिमिटेड है, इसके बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन मुख्य परीक्षा में जब भी लिखिएगा तो मेंशन कर दीजिएगा एक दो लाइन में, है ना। एक तो केव ऑफ चालुक्य ऑफ बादामी जो पाई जाती है, चालुक्य ऑफ बादामी के समय काल के जो यहाँ पर केव हैं वहां पर भी बहुत लिमिटेड पेंटिंग पाई जाती है, और पल्लव के समय काल के जो गुफाएं हैं वहां पर भी बहुत लिमिटेड प्रकार की पेंटिंग्स पाई जाती हैं। तो ये पूरा कालक्रम है प्राचीन काल के अंतर्गत, इन सभी क्षेत्रों में आपको पेंटिंग दिखाई देगी। आशा करता हूं आप लोग अच्छे से इसको जोड़ पाए होंगे। इस पर आधारित, इस ग्राफ पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्या होते हैं कि प्राचीन काल में चित्रकला के विकसित स्वरूपों की चर्चा करें या विकास क्रम को चर्चा करें। तो ये क्या हो गया, हमने विकास क्रम देख लिया, इसके आधार पर आप उत्तर लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा डिटेलिंग में चलते हैं एक एक चीज को, है ना। पहले प्री हिस्टोरिक पेंटिंग देखेंगे, अजंता पेंटिंग और बाघ पेंटिंग, ये तीन टॉपिक आज हम करने वाले हैं। इसके आधार पर प्राचीन काल के जो चित्रकला है वो हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, है ना। पाषाण काल, पाषाण काल में देखें तो मुख्यतः ये मध्य पाषाण काल का समय काल है। कहां का, मध्य पाषाण काल का समय काल। थोड़ा सा इसका टाइम पीरियड बताइए, देखते हैं कितना दिमाग में है, एक बार फिर से रिव्यू करना है। ठीक है, कर देते हैं। देखिएगा, शुरू से हमने देखा ऐसी अवस्था जब मानव प्राकृतिक अवस्था में है, इस समय काल में जो चित्रकारी की गई वो नेचुरल केव्स यानी कि प्राकृतिक गुफाओं में की गई, प्राकृतिक शल्याश्रय में की गई, जहां पर मानवों ने अपना आश्रय ले रखा था। और इस समय काल के जो पेंटिंग है उसे प्री हिस्टोरिक पेंटिंग या फिर स्टोन एज पेंटिंग, पाषाण कालीन चित्रकला कहा गया, जिसके अंतर्गत इस समय काल में किन किन क्षेत्रों में, तो उत्तर भारत, दक्षिण भारत और दक्कन, तीनों ही क्षेत्रों में क्या हुआ, पेंटिंग किया गया। उसके बाद आगे देखें, जब मानव सभ्यता की अवस्था में आ जाता है ना, सभ्यता की अवस्था में आ जाता है, इस समय देखें तो दक्षिण में, है ना, सॉरी दक्कन वाले क्षेत्र में जो प्राकृतिक गुफाएं ना होकर मानव निर्मित गुफाएं थी, जिनका निर्माण मानवों के द्वारा किया गया, जैसे कि अजंता गुफा, वहां पर सातवाहन और वाकाटक के समय काल में पेंटिंग किया गया, जिसे हम अजंता पेंटिंग का नाम दिए। उत्तर भारत में देखें तो बाघ जो गुफा है, बाघ गुफा में गुप्त काल के अंतर्गत पेंटिंग की गई, इसे बाघ पेंटिंग कहा जाता है। इसके अलावा दक्कन और दक्षिण, इन सभी क्षेत्रों में भी थोड़े लिमिटेड प्रकार की आपको गुफाएं पाई जाती है। तो सभ्यता वाली अवस्था में जो है इसको फेज 2 का पेंटिंग कह लेते हैं, और यहां पर प्राकृतिक अवस्था वाला है इसको फेज 1 का पेंटिंग कह लेते हैं। ठीक है ना। अब बताइएगा थोड़ा सा जो मैंने अभी अभी बोला था, मध्य पाषाण काल का समय काल क्या रहा। पाषाण काल लंबी अवधि थी, प्रारंभ से लेकर लगभग हमने कहां तक देखा था, तो पाषाण काल के अंतर्गत ही हमारा ताम्र पाषाण काल भी था। ठीक है, चलिए IFSG का आपका नाम क्या है, मध्य पाषाण काल की बात कर रहा हूं। ठीक है, पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा था, है ना, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इसके अलावा ताम्र पाषाण काल भी हम पढ़ते हैं, फिर महापाषाण काल भी पढ़ते हैं जो हमारा दक्षिण वाला क्षेत्र है। किसी का भी टाइमिंग यहाँ पर सही नहीं है, प्रिंस जी का सही आया है, आपका भी देखा जाए तो सही नहीं है ना। उसमें मैंने लिखवाया था 10,000 से लेकर 6,000 BC, 10,000 से लेकर 6,000 BC तक का काल मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आता है। इसके बाद कृषि विकसित हो जाती है, पशुपालन बड़े स्तर पर होने लगता है, तो नव पाषाण आ जाता है। और नव पाषाण काल में भी हमने देखा था कि हर क्षेत्र में एक ही टाइम पीरियड नहीं रहता है, विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग समय काल पर नव पाषाण काल विकसित होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखा था, लेकिन मुख्य रूप से हमने क्या देखा था, मध्य पाषाण काल 10,000 से लेकर 6,000 BC तक के काल को। और जो भी पेंटिंग इस समय काल में की गई वो मुख्य रूप से मध्य पाषाण कालीन पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी।
ठीक है, तो समय काल समझ में आ गया। मुख्यतः मध्य पाषाण काल। क्षेत्र कौन कौन से रहे जहां पर पेंटिंग किए गए? तो उड़ीसा, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र और कर्नाटक, इन सभी क्षेत्रों में इस समय काल से संबंधित पेंटिंग आपको देखने को मिलता है, जिसे पाषाण कालीन चित्रकला कहा जाता है। इन सब में सबसे समृद्ध क्षेत्र जो है वो मध्य भारत है, और मध्य भारत में भी कौन? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में सबसे विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो भीमबेटका है ना, भीमबेटका है ना, भीमबेटका है। और भीमबेटका के अंतर्गत गुफा और शैल्याश्रय पर चित्र यहां पर निर्मित किया गया। जिन गुफाओं में वो रहते थे वहीं पर इनके द्वारा, अब होता क्या था कि वो कहीं भी जाते थे, इस समय देखा जाए तो वो शिकार करते थे, है ना, उसके बाद खाद्य संग्रह की करते थे। तो इन सभी से संबंधित जो घटनाएं थी, उन सभी घटनाओं को यहाँ की जो गुफाओं की दीवारें थी, उन सभी दीवारों पर यहाँ पर चित्रकलाएं निर्मित की गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने बोला चित्रकला क्या बनाया जाएगा? तो जो भी चीजें हमें दिखे उसी चीज को तो हम बनाएंगे, या फिर कोई सपने में देख लिया अपने सपने की राजकुमारी, राजकुमार, उसका भी चित्र बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब कुछ विशेषताओं की बात करते हैं। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग की विशेषताएं क्या है? तो सबसे पहली बात करें तो यहाँ पर विभिन्न रंगों का प्रयोग किया गया, और मुख्य रूप से यहाँ पर देखा जाए तो 16 रंगों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब 16 रंग क्या है यहाँ पर नहीं करने हैं, ठीक है, ऑप्शनल में थोड़ा सा डिटेल में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जाने का मतलब नहीं है, इसका भी मतलब नहीं बनता है प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से, लेकिन मैं सारी चीजें बता रहा हूँ ताकि स्टेटमेंट भी अगर आ जाता है बाई चांस तो आप इजीली उसको सॉल्व करने में सक्षम हो पाएंगे। तो रंगों की बात करें तो पेंटिंग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रंगों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, और मुख्यतः 16 रंगों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं, है ना। अब चित्र की बात करें तो चित्र यहाँ पर बहुरंगीय भी होती थी और एक रंगीय भी होती थी। बहुरंगीय यानी कि वर्तमान में जो हम कलर प्रिंटेड कहते हैं, इसको हम कलर प्रिंटेड कह लेंगे, है ना। तो कलर प्रिंट भी होता था, कलर वाला पेंटिंग भी होता था जिसमें बहुत सारे रंगों का प्रयोग किया जाता था, और कुछ एक रंगीय भी होते थे, जैसे पूरा चित्र हमने सफेद से बना दिया, पूरा चित्र हल्के लाल रंग से बना दिया, तो ये क्या हो जाता है? एक रंगीय इसको कहते हैं। तो चित्र जो बनाए गए वो बहुरंगीय प्रकार के और एक रंगीय प्रकार के भी बनाए गए। अब चित्रों की बात करें तो इस जो जितने भी चित्र पाए गए हैं इनमें अधिकतर चित्र जो हैं सफेद और हल्के लाल रंग में पाए गए हैं। तो अधिकतर चित्र जो है वो किस कलर के? सफेद और हल्के लाल रंग के चित्र यहां पर पाए गए हैं। अब इन चित्रों में विषय वस्तु देखते हैं कि किन किन विषय वस्तु पर चित्र निर्मित किया गया। ठीक है, देखिएगा, तो विषय वस्तु पर ध्यान दीजिएगा, मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन करते हुए एग्जाम्पल के रूप में इसको डालना है। सबसे अधिक देखें तो सबसे अधिक आपको यहां पर पशुओं का चित्र देखने को मिलता है। पशुओं में भी देखें तो 29 प्रजातियों का चित्र यहां पर देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा चित्र किस चीज के बनाए गए हैं? पशुओं के बनाए गए। पशुओं के अंतर्गत 29 प्रजातियों का चित्र आपको यहां पर देखने को मिलता है, और इन 29 प्रजातियों में से सबसे ज्यादा जो चित्र देखने को मिलता है वो चीतल का मिलता है। चीतल क्या है? तो हिरण ही है, लेकिन चित्तीदार प्रकार की हिरण है, उसे चीतल कहा जाता है। तो इन सब में सबसे ज्यादा जो चित्र मिलता है वो चीतल का प्राप्त होता है, चित्तीदार हिरण होता है, इसका है। ठीक है, अब ये जो पशु आकृतियां हैं, पशु का चित्रण किया गया, इन सब में देखें तो सबसे ज्यादा यहां पर पशु शिकार दृश्यों को दर्शाया गया है ना, पशु शिकार दृश्यों की दर्शाया गया है। अब शिकार दृश्यों की बात करें तो इसमें भी दो कैटेगरी है भैया, शिकार कोई व्यक्ति अकेला करता है या फिर समूह में करता है। तो शिकार दृश्यों की बात करें तो यहां पर क्या है कि शिकार अकेले भी है और समूह में भी है, दोनों ही प्रकार के चित्र पाए जाते हैं। शिकार के दृश्य की तो हमने बात कर ली, शिकार के दृश्य के अलावे भी यहां पर विभिन्न प्रकार के दृश्य देखने को मिलता है। तो शिकार के दृश्य देख लिया हमने, शिकार के अलावे भी कई प्रकार के दृश्य देखने को मिलता है जो जीवन से घटनाएं हैं, जैसे घास चरते हुए भैंस, है ना, भैंस क्या हो रही है? घास चरती हुई। अब किसी व्यक्ति ने, कोई पेंटर रहा होगा उस समय काल का, अच्छा खासा देखा कि भैया भैंस घास चर रही है, ऐसे चरती है, दिमाग में छापा और ले जाके दीवार पे बना दिया। तो
घास चरते हुए भैंस का भी पिक्चर है, कूदता हुआ बंदर, किसी ने बंदर को देखा होगा कि बंदर कूद रहा है, खरगोश कूद रहा है, तो उनके कूदने का भी पिक्चर यहां पर बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद व्यक्तियों के जो डांसिंग होता है ना, डांस की बात करें तो डांस इस समय में भी हुआ करता था। जैसे लोग जाते थे सामूहिक रूप से शिकार करने, शिकार करते हैं, मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है ना, शिकार हाथ से निकल जाता है तो लोग दुखी हो जाते हैं, लेकिन सभी लोगों ने मिलकर शिकार को मार दिया, एक लंबे अवधि के लिए उनके पास भोजन आ गया, पेट भर का भोजन आ गया। इसमें क्या होता है, खुशी होता है, खुशी जाहिर करते हैं, तो हो हा हा हा। अब उस समय जनजाति ही तो थे, इसी टाइप का डांस होता होगा, तो वहां पर खुशी जाहिर करते थे, तो इस टाइप के भी आपको पिक्चर दिखाई देंगे। तो डांसिंग की अवस्था कहां से आई, तो प्राचीन काल से ही आई। जब ये खुश होते थे, शिकार की प्राप्ति अच्छे ढंग से हो पाती थी, तो उसी की खुशी में हो हा करते थे। ठीक है, तो यहां से डांसिंग भी देखने को मिलता है, डांसिंग का भी पिक्चर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो शिकार के अलावा हमने क्या देखा, घास चरते हुए भैंस का भी देखने को मिला, कूदता हुआ बंदर और खरगोश आदि का भी चित्रण किया गया, डांसिंग का भी चित्रण आपको दिखाई देगा। इनके अलावा देखें तो यहां पर कुछ काल्पनिक चित्र भी बनाए गए हैं। काल्पनिक का मतलब जैसा संभव नहीं है लेकिन वैसा चित्रण कर दिया गया है। जैसे कि यहां पर एक सुअर का चित्र मिलता है, जिसके अंतर्गत पूरी शरीर जो है सुअर का है, मुख जो बनाया गया है उसका भैंसे का मुख बनाया गया है ना। तो देखिएगा इसकी विशेषता क्या है ना, काल्पनिक चित्र बनाए गए। ऐसा चित्र जो है भीमबेटका में देखने को मिलता है। यहां से एक सुअर का चित्र देखने को मिलता है, जिसका शरीर कैसा है, तो सुअर जैसा है, ऊपर का जो मुखड़ा है, पूरा सिर जो है वो आपको भैंसे जैसा देखने को मिलेगा। निचला होठ जो है, निचला होठ हाथी जैसा बना दिया गया है। इसी सुअर का जो चित्र है उसका जो सिर है वो कैसा, भैंसे जैसा, होठ जो है निचला होठ हाथी के जैसा और नाक को गैंडे के जैसा बना दिया गया है। तो ऐसा कोई जानवर रहा नहीं होगा, इसलिए कहा गया है कि यहां पर कुछ काल्पनिक चित्रकारियां भी बनाई गई है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गया। चलिए अब देखिएगा, इनके अलावा कुछ चित्र जो है इसमें बाह्य रेखाओं का प्रयोग किया गया है। जैसे चित्र में केवल आउटलाइनिंग बनाया गया है। जैसे एक मानव की बात करें तो ये सर हो गया है ना, उसके बाद ये हमने क्या कर दिया, आउटलाइनिंग बना दिया। ठीक है, अब मान लीजिए हाथ दर्शाना है तो हम इसमें पेंटिंग नहीं भरेंगे, केवल हम ऐसे क्या कर देंगे, हाथ करके और ऐसे हम उंगलियां बना देंगे। ये क्या हो गया, हाथ का आउटलाइनिंग हो गया। तो देखा जाए तो यहां पर चित्र जो है आउटलाइन फॉर्म में भी देखने को मिलता है। आउटलाइन का हिंदी होता है बाह्य रेखा। ठीक है, यानी कि जो बाहर बाहर केवल रेखाएं दिखाई देती है। तो कुछ चित्र जो है आउटलाइन में भी देखने को मिलती है और कुछ चित्र जो है एक्सरे पैटर्न में भी देखने को मिलता है। जैसे एक्सरे में देखते हैं ना, है ना, कैसा दिखाई देता है, एक्सरे पैटर्न, यानी कि आंतरिक जो चीजें हैं देखने के लिए, जैसे हम एक्सरे करवाते हैं तो अंदर के जो हमारे हड्डी वड्डी हैं वो दिखाई पड़ते हैं। तो इस समय के चित्रकला में भी आपको एक्सरे पैटर्न देखने को मिलता है और इसका प्रयोग मुख्यतः जो शरीर का या किसी जीव का आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग को दर्शाने का प्रयास किया गया है ना। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर डरा हुआ है तो ऐसे केवल एक्सप्रेशन से दिखाई देगा डरा हुआ, लेकिन अंदर क्या क्या हलचलें हो रही है उसको कैसे एक्सरे प्रकार की चित्रों से दर्शाने का प्रयास किया गया है ना। तो कैसे आउटलाइन प्रकार के और एक्सरे पैटर्न में भी चित्र यहां पर प्राप्त होते हैं। ये सभी हम प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पशुओं की। तो हमने बहुत व्याख्या कर ली। पशुओं के अलावा यहाँ पर पक्षियों की, मछलियों की, मेढक की, केकड़ा की, बिच्छू का, इन सब का भी चित्रण किया गया है। लेकिन नाग बाबा जो सांप है ना, सांप का चित्रण यहाँ से प्राप्त नहीं होता। तो देखिएगा किसका, पक्षी, मछली, मेढक, केकड़ा, बिच्छू, इन सब का चित्र प्राप्त हुआ है, लेकिन सांप का चित्र प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, चित्रों में देखें तो चित्रों में एक महत्वपूर्ण दृश्य है आखेट का दृश्य, है ना। आखेट का मतलब होता है शिकार, यानी कि शिकार करते हुए दृश्य को ये देखा जाए तो इस चित्र को महत्वपूर्ण माना गया है। और इसके अंतर्गत जो यहाँ पर शिकार किया जा रहा है, आखेट किया जा रहा है, आखेट के अंतर्गत दो प्रकार के चित्र देखने को मिलता है। एक ऐसे जिसमें क्या है, तो जिसमें क्या किया गया है, तो एक व्यक्ति शिकार कर रहा है और एक में सामूहिक रूप से, है ना। तो मान लीजिए जो छोटा शिकार होगा इससे
इससे हम अंदाजा, इतिहासकार भी ऐसे ही अंदाजा लगाते हैं कि जब ऐसा पेंटिंग यहाँ पर किया गया तो एक व्यक्ति के द्वारा शिकार किया जा रहा होगा, अर्थात जो छोटा होगा, कमजोर प्रकार के जानवर होंगे, उसको आसानी से एक व्यक्ति मार सकता है। लेकिन जो बड़े बड़े हैं, हाथी है, हिरण है, गेंडा है, इन सभी का शिकार अकेले कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, इसलिए वहां पर सामूहिक रूप से शिकार किया गया है। तो शिकार के दृश्य दो तरीके से हैं, एक व्यक्ति और सामूहिक रूप से भी मिलकर यहां पर शिकार करते हुए लोगों को दर्शाया गया है। ठीक है, शिकार के अंतर्गत देखें तो जो व्यक्ति हैं, व्यक्तियों को भी दो रूप में दर्शाया गया है, एक हथियार सहित और दूसरा हथियार रहित। अर्थात कुछ ऐसे भी शिकारी दृश्य हैं जहां पर लोग बिना हथियार के हैं और शिकार कर रहे हैं, अर्थात ताकत को प्रदर्शित किया जा रहा है। और दूसरी जगह ऐसे भी चित्र प्राप्त हुए हैं जहां पर लोगों के पास क्या है, हथियार है। ठीक है, तो यहां पर टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित किया जा रहा है। तो इस प्रकार के चित्र यहां पर दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावे कुछ चित्रों में मुखौटा या मुकुट ये भी आपको दर्शाई गई है। मुकुट यानी कि जो राजा का होता है ना, जो राजा होता है हेड, वो क्या करता है, मुकुट पहने रहता है। मुखौटा जो है यानी कि चेहरे को छिपाने वाला जो चीज होती है, इन सब का भी चित्रों में प्रदर्शित किया गया है। इनके अलावे देखें तो और क्या, तो भैया महिलाओं की चीजें कैसे छोड़ सकते हैं, हार है, चूड़िया, कलाई बैंड, कलाई बैंड को हम क्या बोलते हैं, कंगन बोलते हैं ना, वैसे ही कोहनी बैंड हो गया और घुटना बैंड हो गया, इन सभी को भी दर्शाया गया है। तो याद रखिएगा, हार, चूड़िया, कलाई बैंड, कोहनी बैंड और घुटना बैंड, इन सभी को भी चित्रों में दर्शाया गया है। इसके अलावे देखें तो खाद्य संग्रह के दृश्य भी दर्शाए गए हैं, और खाद्य संग्रह में देखें तो मुख्यतः महिला आकृति आपको दिखाई देती है। अब यहां से एक चीज और हम निकाल सकते हैं सामाजिक दृष्टिकोण से। जैसे देखिएगा, अभी अभी हमने बात किया कि पुरुष जो है उनको आखेट करते हुए दर्शाया गया है, महिलाओं की बात करें तो खाद्य संग्रह करते हुए दर्शाया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये किस चीज का संकेत कर रहा है, तो श्रम आधारित लिंग विभाजन का, श्रम आधारित लिंग विभाजन की ओर संकेत कर रहा है। अर्थात महिलाएं जो हैं वो कम शक्तिशाली कार्य को करें, अर्थात खाद्य संग्रह करें, जाके आसपास से वो फल फ्रूट क्या करें, इकट्ठा करके लेके आए, कंदमूल लेके आए। जबकि यहां पर शिकार की बात करें तो इसके लिए शक्ति चाहिए, और ये पुरुष कर सकते हैं, और पुरुष दूर दूर जाते थे, अर्थात दूर के कार्यों हेतु पुरुषों को वो दूर जाते थे, शिकार करके लेके आते थे, और जबकि पास के कार्य हैं वो महिलाओं को, अर्थात ये संकेत करता है लिंग आधारित, है ना, लिंग जो है वो श्रम आधारित विभाजन यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिएगा, इसके अलावे पुरुष और महिला, है ना, अभी तक हमने क्या देखा कि कहीं पुरुष कहीं महिला दिखाई दे रहा है, लेकिन पुरुष और महिला आकृति को भी एक साथ चित्रित किया गया है। और ऐसे चित्रों में देखें तो सभी क्षेत्र में चित्र पाए जाते हैं सिवाय केरल को छोड़कर। केरल वाले क्षेत्र में महिला पुरुष को साथ में चित्रित नहीं किया गया है, बाकी जितने भी क्षेत्र हमने देखा उन सभी क्षेत्रों में महिला पुरुषों को साथ में चित्रित किया गया है। ठीक है, और अंतिम बात, कुछ चित्रों में आपको ज्यामितीय डिजाइन भी दिखाई देंगे। जैसे मानवों को यहाँ पर बनाया गया तो आपने देखा होगा, नीचे से एक त्रिभुज लगा दिए, ऊपर से भी एक त्रिभुज लगा दिए, यहां पर गर्दन लगा दिए, है ना, यहां से हाथ ऐसे निकाल दिए, पैर इधर से निकाल दिए, तो ये क्या है, ज्यामितीय आकार है, और इन सभी आधारों पर भी यहां पर चित्रण किया गया है। तो ये सारी विशेषताएं हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड से पाषाण कालीन चित्रकला से संबंधित, और इसके आधार पर मुख्य परीक्षा का उत्तर आप डिटेल में लिख सकते हैं। हर एक विषय वस्तु को मैंने यहाँ पर छुआ है। समझ में आ गए सारी चीजें। अब एक दो पिक्चर को भी देख लेते हैं, इस समय काल के पिक्चर क्या क्या रहे हैं। समझ में आ गया ना, एक बार बताइएगा, आगे बढ़े। हर एक चीज को दिमाग में बैठाते हुए चलना है, ठीक है ना। चलिए, सारी विशेषताओं को हमने यहाँ पर देख लिया। आप लोगों का कोशिश यही होगा कि नोट्स बनाए इसका, क्योंकि ये केवल पीटी के हिसाब से नहीं, मुख्य परीक्षा में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, इतना मैं सम्मिलित कर रहा हूँ। नहीं तो देखा जाए तो आर्ट एंड कल्चर पीटी के हिसाब से मैं 2 से 3 क्लास में ख़त्म कर सकता था, लेकिन इतने में मैं ख़त्म नहीं कर रहा। आपने देखा होगा 1 हफ्ते होने वाले हैं, और आगे भी 2-3 कक्षा और भी मैं करवाऊँगा, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं।
ये कुछ चित्रकलाएं हैं जो प्री हिस्टोरिक पीरियड से देखने को मिलता है। देखिएगा यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं। अब चाहे अगर इस पर मैं बोलना स्टार्ट कर दूँ तो 1.5-2 घंटे तो इसी को दर्शाने में बोल सकता हूँ, लेकिन इतना समय यहाँ पर नहीं लगाना है, बस ध्यान से देखना है। देखिएगा यहाँ पर क्या है, व्हाइट कलर का प्रयोग किया गया, अर्थात ये क्या है, एक रंगी है ना। ये भी क्या है, एक रंगी है, ये भी क्या है, एक रंगी है। एक रंगों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। बहुत सारे चित्र है जहाँ पर बहुरंगी चित्र भी देखने को मिलते हैं। इसमें देखिए ये सारे चित्र जो है यहाँ पर आपको शिकार करता हुआ दिखाई देगा। जैसे ये तीर धनुष लिया पड़ा है, इससे क्या कर रहा है, हिरण को मार रहा है। ये भी लिया पड़ा है, सभी के सभी क्या कर रहे हैं, अर्थात यहाँ पर जो जानवर हैं वो क्या है, समूह में आ रहे हैं और इनके द्वारा तीर से इनको क्या किया जा रहा है, इनके ऊपर आक्रमण किया जा रहा है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा इनको तीर लग चुके हैं ना, इनके द्वारा तीर मारे जा चुके हैं, तो इनको तीर लगा हुआ, ये शिकार करते हुए दृश्य को यहाँ पर दर्शाया गया है। वही दृश्य आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा। कई सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये केकड़ा दिखाया गया है, ये हिरण दिखाया गया है, ये भी आपको हिरण दिखाई दे रहा है ना। कई सारे लोग यहाँ पर शिकार कर रहे हैं। शिकार के साथ साथ कुछ लोग आपको यहाँ पर नाचते हुए भी दिखाई देंगे, है ना। देखिए यहाँ पर डांसिंग चल रहा है कि हा हमने क्या कर लिया, शिकार को प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर डांसिंग का चित्रण भी आपको दिखाई देगा। यहाँ पर यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि शिकार के साथ साथ कुछ जानवरों पर हम क्या कर लेते थे, चढ़ भी जाते थे उसके ऊपर। अब इस इतिहासकार दो प्रकार के बोलते हैं कि या तो सवारी किया जा रहा है या फिर उसके ऊपर चढ़ के उस पर आक्रमण किया जा रहा है। तो इस प्रकार के चित्र भी यहाँ पर दर्शाए गए हैं। यहाँ पर भी देखिएगा जानवर जो है आपको पंक्ति में आपको दिखाई देंगे और यहाँ पर भी आक्रमण आपको करते हुए दिखाई देगा व्यक्ति, ठीक है। तो ये सभी के सभी चित्र क्या हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड के हैं। वहां पर इतनी ही समझ थी कि भैया मानव को हम ऐसे दिखा सकते हैं। जैसे महिलाओं को दिखाने के लिए क्या है, तो महिलाओं को दिखाने के लिए यहाँ पर जूड़ानुमा संरचना दिखाई देगा। पुरुषों को दिखाने के लिए यहाँ पर क्या है, बाल ऐसे दिखाई देंगे, है ना। जैसे वर्तमान में सामान्य भाषा में पुरुष का चेहरा दिखाना हो, है ना, तो हम कैसे कर लेते हैं, ये क्या हो गया, ये पुरुष हो गया, है ना। थोड़ा सा इसमें बाल वाल लगा देंगे तो अच्छा वाला हो जाएगा। ये नॉर्मल पुरुष का हो गया। महिला को दिखाना है तो बाल वाल हम इधर फैला देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से भी चित्रण इस समय काल में किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब बात करते हैं अजंता चित्रकला की, जो अजंता गुफा में पाया गया है। देखिएगा इसका समय काल देखिए तो समय काल क्या है, मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल के अंतर्गत अजंता गुफा में चित्रकलाएं की गई, जिसे अजंता चित्रकला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस शासन काल के दौरान, तो सातवाहन और वाकाटक के समय काल में इसका विकास किया गया। ऐसे चित्रकारियां की गई। गुफाओं की संख्या देखें तो अजंता के अंतर्गत कहीं पर 28, कहीं पर 29, कहीं पर 30 भी देखने को मिलता है। देखा जाए तो अधिकतर गुफाएं इसमें से नष्ट हो चुकी है, 7-8 गुफाएं हैं जो बची हुई है, ठीक है ना। तो देखा जाए तो कुल गुफाओं की संख्या यहाँ पर 29 है और 29 में से 6 गुफाओं में चित्र आपको देखने को मिलता है, जो इस समय काल में चित्रण वहां पर किया गया। चित्र कहां कहां बनाए गए भैया, तो गुफा के छत पर, गुफा के दीवारों पर, गुफाओं में जो स्तंभ निर्मित किए गए उन स्तंभों पर, और साथ ही साथ जो दरवाजे हैं, है ना, एंट्री गेट है, वहां पर भी आपको चित्र देखने को मिला। तो चित्र कहां कहां भैया, तो छतों पर, दीवारों पर, स्तंभ और दरवाजों पर आपको चित्र दिखाई दिए। इन सभी जगहों पर चित्र यहां पर बनाए गए, ठीक है। चलिए अब चित्र की बात करें तो यहां पर बहुरंगी प्रकार के चित्र प्राप्त होते हैं, है ना। चित्र कैसे, बहुरंगी प्रकार के चित्र प्राप्त होते हैं। 6 रंगों का प्रयोग किया गया, इसको हम बोलते हैं प्राथमिक रंग, और इन 6 रंगों से अन्य रंग यहाँ पर बनाए जाते थे उनके मिश्रण से, जिसे हम बोलते हैं द्वितीयक रंग। तो 6 यहाँ पर प्राथमिक रंगों का प्रयोग किया गया और इन प्राथमिक रंगों के मिश्रण से यहाँ पर क्या कर दिया गया, विभिन्न प्रकार के और रंगों का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो चित्र यहाँ पर किस प्रकार के, बहुरंगी प्रकार के चित्र देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक विशेषता क्या है, देखिएगा यहां पर जो भी चित्र बनाए गए, जो भी दृश्य दर्शाने का प्रयास किया गया, उसमें विभाजन नहीं दिखाई पड़ता है। विभाजन नहीं दिखाई पड़ने का मतलब कि 1 चित्र, 2 चित्र, 3 चित्र बनाया गया, है ना। हम काउंट कर रहे हैं 3 चित्र है, लेकिन जब आप देखेंगे तो इसको इस तरीके से बनाया गया है कि तीनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि ये 3 अलग अलग चित्र हैं। तो ये अजंता चित्रकला की एक विशेषता है कि जो भी यहां पर चित्र आपको दिखाई देता है, इसमें विभाजन दिखाई नहीं देता, ठीक है। यहां की विशेषता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। दूसरा, चित्रों में फोर शॉर्टनिंग के तत्व दिखाई देते हैं। ये क्या होता है, फोर शॉर्टनिंग, अर्थात जो अभी आप पिक्चर देखते हैं, जब भी फोटो से
है ना, फोन से फोटो लेते हैं, कैमरा से फोटो लेते हैं, तो दूर की वस्तुएं आपको छोटी दिखाई देती है, पास की वस्तुएं बड़ी दिखाई देती है। इसी को हम बोलते हैं फोरशॉर्टनिंग, है ना, फोरशॉर्टनिंग। तो अजंता चित्रकला के अंतर्गत जो चित्र बनाए गए, इसमें ये टेक्नोलॉजी फोरशॉर्टनिंग के तत्व दिखाई देते हैं, जिसके अंतर्गत दूर की वस्तुओं को छोटा दर्शाया गया है और पास की वस्तुओं को बड़ा दर्शाया गया है। क्यों? क्योंकि मनुष्य इस समय विकसित हो चुका है, दिमाग लगा रहा है भैया, वो भी देखा होगा कि दूर की वस्तु तो हमें छोटी दिखाई दे रही है, पास की बड़ी, तो चलो हम भी पिक्चर बनाते हैं, तो इसी आधार पर हम बना लेते हैं। यहाँ की ये एक विशेषता है। और देखिएगा, चित्रों में शैलीगत भिन्नता भी दिखाई देती है ना, शैलीगत भिन्नता दिखाई देती है। ये किस ओर संकेत करता है? शैलीगत भिन्नता का मतलब कि एक चित्र जो है वो एक कलाकार के द्वारा नहीं बनाया गया है। जैसे मान लीजिए मेरा पिक्चर यहां पर बनाना है, तो एक व्यक्ति आया मेरा गर्दन बना के चला गया, दूसरा व्यक्ति आया मेरा नीचे का धड़ बना के चला गया, हाथ पैर छोड़ दिया है, तीसरा आया दाहिना हाथ बना के चला गया, चौथा आया बायां हाथ बना के चला गया, पांचवा व्यक्ति आया पैर वैर बना दिया, छठा आया देखा कि किसी ने कपड़े तो पहनाए ही नहीं है, वो कपड़ा पहना के चला गया, सातवां आया देखा कि चश्मा इन पे अच्छा लगेगा, चश्मा लगा देते हैं। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के लोग मिलकर एक मेरा पिक्चर बनाएं, इसी को हम क्या बोलते हैं? यहाँ की विशेषता देखने को मिलती है, इसी को शैलीगत भिन्नता के रूप में देखा जाता है। तो अजंता चित्रकला के अंतर्गत जो चित्र दिखाई देते हैं उसमें शैलीगत भिन्नता है, अर्थात एक पिक्चर को किसी एक कलाकार के द्वारा, किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया गया, बल्कि विभिन्न विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा खंड खंड नुमा संरचना में उसका निर्माण किया गया है। विभिन्न हाथों की वहां पर भूमिका है, विभिन्न कलाकारों की भूमिका है। ठीक है, उसके बाद और देखिएगा, चित्रों की जो विषय वस्तु है इस समय काल की, इसका एक पक्ष है बौद्ध धर्म, यानी कि सबसे ज्यादा प्रभाव आपको बौद्ध धर्म का देखने को मिलता है। अर्थात जो चित्र बनाए गए वो बुद्ध के जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर, है ना, उनकी जो भी जीवन की घटनाएं हैं उसके ऊपर बनाई गई। जातक कथाएं जो है, जातक कथाओं के दृश्य को भी यहां पर दर्शाया गया, बुद्ध की विभिन्न आकृतियों का यहां पर चित्रण किया गया, बोधिसत्व आदि का यहां पर चित्रण किया गया। ठीक है, उसके साथ ही यहां पर यक्ष यक्षिणी के चित्र भी देखने को मिलता है। यक्ष यक्षिणी की बात करें तो प्राचीन काल में ये ऐसे देवी देवताएं थे जिनको डेवलपमेंट का देवी देवता कहा जाता था, धन संपदा और उर्वरता की प्रतीक के रूप में इनको पूजा जाता था। इनके जो मालिक हैं, मालिक कुबेर हैं, कुबेर को कहा जाता है ना, संपदा धन का मालिक कुबेर, तो उनके अंडर ये देवी देवता हुआ करते थे। कौन? यक्ष और यक्षिणी। और इनको किसके रूप में? तो धन संपदा और उर्वरता के प्रतीक के रूप में पूजा जाता था। सामान्य जनजीवन से संबंधित था, तो इसको बौद्ध धर्म ने अपना लिया, और बौद्ध धर्म के साथ साथ देखें तो जैन धर्म, हिंदू धर्म, सभी ने इसको अपनाया। तो हिंदू धर्म में आपको कुबेर नामक जो शब्द है ये ज्यादा सुनाई देता है, और बौद्ध धर्म में आपको यक्ष यक्षिणी सुनाई देता है ज्यादा। तो इनकी भी चित्रण यहाँ पर किया गया। ठीक है, इसके साथ साथ भैया अप्सराओं का भी चित्र बनाया गया है ना, स्वर्ग की अप्सराएं जो होती हैं, अप्सराओं का भी चित्र यहां पर बनाया गया, गंधर्वों का चित्र बनाया गया। दोनों क्या है? तो गंधर्व और अप्सराएं दोनों पति पत्नियां हैं, है ना। गंधर्व की बात करें तो ये स्वर्ग के संगीतकार हुआ करते थे, और अप्सराओं की बात करें तो ये स्वर्ग की नर्तकी हुआ करती थी, और ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हुआ करते थे। इनका भी चित्रण किया गया। तो गंधर्व कौन था भैया? तो स्वर्ग में ये संगीतकार था, और अप्सराओं की बात करें तो ये नाचने वाली थी, नर्तकी थी। ये दोनों के दोनों का भी चित्रण यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, और देखते हैं प्राचीन कालीन जीवन का संपूर्ण चित्रण भी यहाँ पर किया गया है ना। प्राचीन काल में सामान्य जनजीवन से संबंधित जो भी घटनाएं थी उनका भी चित्रण किया गया। जैसे राजकुमार का चित्रण किया गया तो राजमहल में, क्योंकि महल में ही राजकुमार रहेगा। अब खेत जोतता हुआ राजकुमार तो नहीं होगा। वर्तमान में किया जा सकता है, क्योंकि राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा, अब गरीब का बेटा भी राजा बनेगा। ठीक, तो वर्तमान में हम चित्र ऐसे दर्शा सकते हैं कि राजकुमार जो है वो हल चला रहा है, और यहां पर गरीब जो है वो क्या कर रहा है? मर्सिडीज में घूम रहा है। ठीक है, जो
कृषक है वो मर्सिडीज में घूम रहा है, पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उस समय की जो जनजीवन में था, महलों में राजकुमार को दर्शाया गया, महिलाओं को घरों में दर्शाया गया, अर्थात घरों में महिलाओं को दर्शाया गया, खेतों में कृषक को दर्शाया गया, कार्य करते हुए श्रमिक को, भिक्षा मांगते हुए भिखारी को, इनके साथ साथ साधु सन्यासी, वृक्ष, फल फूल, है ना, पतिया, इन सब का भी चित्रण यहां पर किया गया। ये सारी विषय वस्तु के रूप में सम्मिलित कर सकते हैं। इसके बाद अजंता चित्रकला में मानव आकृतियां जो यहां पर बनाई गई, उसकी विशिष्ट प्रकार हमें देखने को मिलता है। उसकी विशेषता क्या है तो देखिएगा, इनकी सौंदर्य जो है ना, सौंदर्य को ज्यादा से ज्यादा दर्शाने का प्रयास किया गया है ना। विशेषता क्या है तो मानव आकृतियां जो उकेरी गई उसमें सौंदर्यता पर विशेष फोकस किया गया, ठीक है। मानव आकृतियां जो है उसको पतली बनाई गई और सौंदर्यमयी बनाई गई। पतला है ना, पतला व्यक्ति जो है हष्ट पुष्ट जो है वो अच्छा दिखता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, पेट ऐसे निकला हुआ है, साइड में ऐसे बेली फैट निकला हुआ है, ये ऐसे इधर लटका हुआ है, उसको सौंदर्य बोलेंगे? उस व्यक्ति को सुंदर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो सुंदर व्यक्ति क्या है? फिट हो, है ना, फैट उसमें ना हो, पतला हो, हृष्ट पुष्ट हो। तो मानव आकृतियां जो निर्मित की गई वो इस प्रकार की यहां पर निर्मित करने का प्रयास किया गया, है ना। साथ ही साथ इसकी सौंदर्यता बढ़ाने के लिए परिष्कृत प्रकार के जो आभूषण है ना, उन आभूषणों का प्रयोग किया गया, है ना। परिष्कृत परिधान, परिधान क्या होता है तो पहनने वाले वस्त्र होते हैं। तो बहुत अच्छे प्रकार के, अच्छे क्वालिटी के डिजाइनदार यहाँ पर जो परिधान था उसका प्रयोग किया गया, है ना। उसके बाद परिष्कृत प्रकार के केश सज्जा, हेयर स्टाइल, वर्तमान में क्या है, रावण टाइप का ऐसे बना लेते हैं हेयर स्टाइल, है ना, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। तो वो क्या है, हेयर स्टाइल है। तो हेयर स्टाइल पर भी यहाँ पर विशेष फोकस किया गया। एक विभिन्न प्रकार का परिष्कृत, है ना, यानी कि नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो बहुत अच्छा लगे उस प्रकार के केश सज्जा का भी यहाँ के चित्रों में प्रयोग किया गया, ठीक है। उसके बाद महिला की जो चित्र यहाँ पर बनाई गई, महिला आकृति बनाई गई, तो इनके चेहरे की कुछ विशेषता थी। जैसे आंखें जो है कटीली नैने बनाए गए, है ना, भौहें जो है वो भी कटीली प्रकार की, जैसे आप देखें तो कांटा लग जाए। तो महिलाओं का चित्रण यहाँ पर किया गया, तो उनकी आंखें जो है वो कटीली प्रकार की बनाई गई, भौहें भी कटीली प्रकार की बनाई गई, ताकि ये खतरनाक टाइप के दिखे, अट्रैक्टिव टाइप की दिखे, ठीक है ना। तो ये विशेषता थी किसकी, अजंता चित्रकला की। सारी चीजें समझ में आ गई? थोड़ी सी बताइएगा, क्लियर है सारी चीजें? दो चार पिक्चर इसके भी देखेंगे, फिर आएंगे बाघ पर। मजा आ रहा है ना? जो भी मैंने कहा है उसको दिमाग में बैठा लेने, है ना, तभी दोबारा नहीं भूलेंगे। चलिए कुछ पिक्चर देख लेते हैं इस समय काल के। तो देखिएगा, ये अजंता चित्रकला के अंतर्गत बना हुआ पेंटिंग है ना। बुद्ध की यहाँ पर मूर्तियां बनाई गई है ना, मूर्ति नहीं सॉरी, पेंटिंग की गई है। यहाँ पर सामान्य जनजीवन से संबंधित बुद्ध है, बुद्ध के साथ उनके शिष्य यहाँ पर बैठे पड़े हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा मुकुट लगा के बैठे पड़े हैं, वो बड़े बड़े लोग हैं। यहाँ पर साधारण वेश में है वो आम लोग यहाँ पर बैठे पड़े हैं। महिलाओं की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिएगा एक चित्र क्या है, तो यहाँ पर महिला एक बैठी हुई है, उसके अगल बगल में भी बहुत सारी। अब यहाँ पर एक देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक महिला के सर पर क्या है, मुकुट है ना, और बाकियों के सर पर मुकुट नहीं है, अर्थात इसको राजकुमारी के रूप में दर्शाया गया है, और बाकी सभी इसकी दासियाँ हो सकती है या सहेलियाँ हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी चित्र कहाँ से संबंधित हैं, तो अजंता गुफा से संबंधित है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, अंतिम बात करते हैं हम बाघ चित्रकला की, ठीक है। अंतिम हम बात करेंगे यहाँ पर बाघ चित्रकला की। और बाघ चित्रकला का समय काल देखिएगा, समय काल क्या है इसका, गुप्त काल। समय काल क्या है, गुप्त काल है। गुप्त काल का समय काल क्या है, थोड़ा सा आप लोग बताइएगा, है ना। सबका टाइम पीरियड तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था प्राचीन काल के अंतर्गत। गुप्त काल का टाइम पीरियड मैंने क्या लिखवाया था, प्राचीन भारत के इतिहास को टाइम पीरियड को हमने कहाँ बांटा था, पाषाण काल, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद वैदिक काल, फिर वैदिकोत्तर काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। तो इसमें गुप्त काल का समय काल क्या है बताइए। कल की कक्षा में भी तो चर्चा किए थे, गुप्त काल का समय काल किए थे ना।
किसी का जवाब नहीं, वाह। चलिए प्रिंस जी का यहाँ पर उत्तर आया है, सही आया। यही मुझे लगता है कि बस यही पढ़ते हैं, बाकी लोग तो पढ़ते ही नहीं है, किसी का कमेंट ही नहीं आता है। ठीक है, 300 एडी से लेकर 550 एडी और 550 से 750 अंतिम काल होता है प्राचीन काल का गुप्तोत्तर काल। ठीक है ना, क्लियर है। तो चलिए, बाघ चित्रकला का जो यहाँ पर विकास हुआ वो गुप्त काल के अंतर्गत हुआ, और कौन से क्षेत्र में, तो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, है ना, मध्य प्रदेश में आपको दिखाई पड़ता है। बाघ के अंतर्गत यहाँ पर 9 गुफाएं हैं, है ना, 9 गुफाएं हैं। इनमें से गुफा नंबर 4 और 5 में उसके जो बरामदे होते हैं, बरामदे तो समझ में आता है ना, जो घर बनाया जाता है ना, ये मान लीजिए क्या हो गया, घर हो गया, घर के आगे एक संरचना होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बरामदे बोलते हैं। तो गुफा नंबर 4 और 5 के जो बरामदे हैं उसके बाहरी दीवार पर कुछ यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, वहां के जो चित्र हैं उसके विषय वस्तु क्या है, दृश्य क्या है, उस पर ध्यान दीजिएगा। तो चित्रों में महत्वपूर्ण विषय वस्तु और दृश्य क्या है जिससे दर्शाया गया है, देखिएगा। सबसे पहला, एक महिला संगीतकार और नर्तक का दृश्य यहां पर दिखाया गया है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, नर्तकी मैंने नहीं बोला, अर्थात पुरुष जो है, पुरुष यहां पर डांसर हैं, तो अर्थात यहां पर महिला क्या है, महिला सिंगिंग कर रही है और पुरुष जो है यहां पर डांस कर रहा है, ऐसे दृश्य को यहां पर दर्शाया गया है। उसके बाद जुलूस का दृश्य यहां पर दर्शाया गया है ना, जुलूस जो निकलता है, बहुत सारे लोग भीड़ में जाते हैं और जुलूस निकालते हैं, तो वैसे दृश्य को भी बाघ चित्रकला के अंतर्गत दर्शाया गया है। इसके अलावा घुड़सवार का दृश्य दर्शाया गया है, हाथी सवार का दृश्य दर्शाया गया है, अर्थात हाथी के ऊपर भी व्यक्ति जो है वो क्या है, सवार है, और घोड़े के ऊपर भी सवार है, ऐसे दृश्य को भी चित्रित किया गया है। इसके अलावे व्यथा की स्थिति में एक राजकुमारी और उनको सांत्वना देते हुए उनके साथी, ऐसा चित्रण भी दर्शाया गया है ना। एक राजकुमारी क्या है, व्यथा की, है ना, यानी कि दुखी होके बैठी पड़ी है और उसके जो साथी हैं वो उनको क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो ऐसा भी चित्र यहाँ पर उकेरा गया है। उसके बाद 2 दैवीय और 2 शाही आकृतियां भी यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसमें ये दर्शाया गया है कि बैठकर ये क्या कर रहे हैं, दोनों बैठकर आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, तो ऐसी आकृतियां भी दिखाई गई है। उसके अलावा हवा में उड़ते हुए भिक्षु और उनके भक्त, है ना, उनके जो भक्त हैं वो वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाए गए हैं, है ना, अर्थात जो भिक्षु उस समय हुआ करते थे, बौद्ध भिक्षु, जैन भिक्षु, आजीवक संप्रदाय के भिक्षु, तो ये विभिन्न प्रकार के जो भिक्षु हुआ करते थे, तो उनसे संबंधित जो चित्रण बनाया गया है उसमें ये दर्शाया गया है कि जो भिक्षु है वो क्या हुआ है, हवा में उड़ रहे हैं वो, और उनके जो शिष्य हैं वो क्या कर रहे हैं, वाद्य यंत्र यहाँ पर बजा रहे हैं, तो ऐसे भी यहाँ पर क्या किया गया है, चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर पक्षी की आकृतियां भी चित्रित की गई है, फूल, है ना, फूल पत्तियों के डिजाइन, ऐसे भी चित्रण यहाँ पर किया गया है। तो बाघ चित्रकला की विशेषताएं, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये कुछ पिक्चर है, ये पिक्चर देख के इसके बाद से हम सेशन को समाप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। ये वाला पिक्चर पहले वाला ही है, शायद मैंने उसको पहले ऐड कर दिया था, एक बार ध्यान दीजिएगा। ये जो यहाँ पर है ये राजकुमारी है, जो इसको अगले वाले पिक्चर में सम्मिलित कर लीजिएगा। ये क्या है, राजकुमारी है, क्या है, दुखी है ना, दुखी होके आप देख रहे हैं, मुख देख रहे हैं कैसे ये दुखी होके बैठी पड़ी है, और ये सभी क्या कर रहे हैं, खुश करने का प्रयास कर रहे हैं ना, इनको समझा रहे हैं। तो ये चित्र जो है ये बाघ के अंतर्गत है, मैंने यहाँ पर सम्मिलित कर दिया है गलती से, तो उसको यहाँ पर डाल लीजिएगा, ये वाला चित्र है, ठीक है। उसके बाद चित्र इतना आप क्लियर नहीं दिखाई दिया, जो भी था यहाँ पर मैंने यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया है। तो ये सभी के सभी चित्र जो हैं ये बाघ चित्रकला से संबंधित है, ठीक है। तो ये था सेशन का हमारा अंतिम टॉपिक कैसा लगा, सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई या नहीं आई, कोई डाउट है तो वो भी पूछ लीजिए, ठीक है। 2-3 मिनट बैठा हूँ मैं। क्लियर है सारी चीजें? देखिए मैंने इतना रिलेट करके पढ़ाया है कि आपने अगर प्रश्नों को भी देखा होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मुख्य परीक्षा के भी प्रश्न देख लीजिए, वो भी आपके इजीली सॉल्व हो रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए सारी अच्छे से समझ में आ गई हैं।
चलिए ठीक है, फिर कोई डाउट नहीं है तो सेशन समाप्त करते हैं, है ना। चलिए, नीरज जी का कहना है कि ग्राफिक का क्लास का टाइम क्रैश कोर्स से अलग रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, है ना। कोशिश वही रहेगी, लेकिन साथ में यहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियोस भी देने का प्रावधान है। तो बात वहीं आ जाती है ना कि जितने भी स्टूडेंट हैं कई सारे क्रैश कोर्स से भी जुड़े हुए हैं, बीपीएससी के भी बैच से भी जुड़े हुए हैं, और बाकी अन्य जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है उन सब से भी जुड़े हुए हैं। तो इन सब को देखते हुए यहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियो का भी प्रावधान रखा गया है। 6 महीने की वैलिडिटी है, जिसमें आप चाहे तो 600 बार भी एक वीडियो को आप देख सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं। तो अगर उस टाइम पर नहीं हो सकता तो आप या तो क्रैश कोर्स को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लीजिए, या फिर जो आधुनिक भारत का इतिहास होगा उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लीजिए। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए फिर सेशन को समाप्त करते हैं। कल भी क्लास होगी, कल सैटरडे है, सैटरडे को कल हमारी कक्षा होगी, आप सभी को उपस्थित होना है इसी टाइम पर 12 से 1 में। और कल प्राचीन भारत का 2 चीज़ बचा हुआ है, एक तो नाट्य कला और दूसरा संगीत कला, दोनों को हम कल करके समाप्त कर देंगे। उसके बाद से मंडे ट्यूसडे को कोशिश रहेगी कि मध्यकाल का आर्ट एंड कल्चर हम समाप्त कर दें। ठीक है ना। चलिए फिर सभी लोग उपस्थित होइएगा समय से। धन्यवाद।